Yes. Chalo, good evening, all of you. Let us start with the uh, next topic in this chapter. So कल के लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स इस चैप्टर के अंदर ये लिखा था कि हाउ टॉर्क acts on the loop, and also we have seen the formula for that. So whenever the loop is placed parallel to the magnetic field, what is the formula for that torque? And whenever the loop plane of the loop is making an angle theta with the direction of the magnetic field, then what is the formula for that? We also seen. ठीक है, ये सब चीजें जो है वो हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में. See here, this is the outline of the derivation which we have seen last time. In which we have seen the torque acting on a loop, rectangular loop, which is placed in a magnetic field at an angle theta with its magnetic induction. तो ये magnetic induction के साथ theta एंगल करके रहने वाला जो ये प्लेन है, अभी इस प्लेन का एंगल नहीं बल्कि हमको कौन सा एंगल मेजर करना होता है, उस प्लेन के नॉर्मल का एंगल मेजर करना होता है. ठीक है, so if that normal of the plane is making an angle theta with the magnetic induction, then we can prove that the torque acting on that current loop due to the magnetic field will actually be equal to mb sin theta. Correct है? So this is the formula for finding this torque. और वो कैसे हमने डिराइव किया था वो भी हमने देखा था ऑलरेडी. ओके, चलो ठीक है. So this is all about the torque acting on any current loop placed in magnetic field. अभी एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है वो यूज कहाँ पे होता है, प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज होता है, वो हमको आज के लेक्चर में देखना है. और yes, it's used in the galvanometer, moving coil galvanometer. We'll see moving coil galvanometer. What does it consist of is, देखो तुमने कई बार देखा होगा मूविंग कॉइल galvanometer जो होता है, yes, so how this moving coil galvanometer works is, तो अब देखो यहाँ पे होता है ऐसा है ना कि मूविंग कॉइल galvanometer के अंदर ना इस टाइप का एक सर्कुलर विंडो होता है जो आपने देखा होगा कई बार. तो वोल्ट मीटर और एमीटर के अंदर तुमने देखा होगा मोस्टली, और उसका जो ऑलमोस्ट आधा जो पार्ट होता है वो इस तरह से ढका हुआ होता है. देखो ठीक से, this part is hidden, and also that there is a scale running here. यहाँ पे जो उसका जो एज होता है ना, सर्कमफरेंस, उसके ऊपर एक स्केल स्टार्ट करता है, इधर 0 1 2 3 4 5 6 and 10, then again 20, then again 30 and so on like that. Okay, तो इस टाइप का वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर तुमने कई बार देखा होगा फिजिक्स के लैबोरेटरी के अंदर. These are called divisions. Okay, and there is a pointer, long pointer which is attached here inside. तो उसका एक एंड तो बाहर रहता है, हमको दिखता है, बट एक एंड जो है वो अंदर रहता है. देखो यहाँ पे अंदर वो किधर है, मतलब अंदर क्या होता है वो हमको पता नहीं रहता है. ठीक है, बट वी कैन सी क्लियरली दैट देयर इज अ पॉइंटर व्हिच whose one end is outside this window. तो इस तरह से ये बनता है. और यहाँ पे दो कनेक्शंस होते हैं, दो इस तरह के नॉब्स होते हैं जिनको वायर कनेक्ट कर सकते हैं. देखो, so the wires can be connected here, and suppose we connect a wire here, and suppose that
एक सेल या बैटरी अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर, ऐसा इसको अगर कनेक्ट कर दिया तो सडनली क्या होता है कि दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस ammeter or voltmeter we can say, and as soon as this current starts flowing, this pointer takes another position. Okay, the pointer just moves through some angle and this becomes the new position of that pointer. Okay, इस pointer का जो new position है वो इस तरह से बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो है, ये pointer जो है वो एक थीटा डिग्री एंगल से टर्न हो गया, करेक्ट है। और ये जो थीटा एंगल होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा है, ऐसा समझा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं केयरफुली तो यहाँ पे जो स्केल होता है ना, यहाँ पे स्केल पे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे सपोज 10 एम्पियर करंट, यहाँ पे 20 एम्पियर करंट, यहाँ पे फिर 30 एम्पियर करंट, जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं। तो अभी सपोज अगर ये 30 और 40 के बीच में है तो इसका मतलब ये 35 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा हम इसमें से कंक्लूड कर सकते हैं। The scale is calibrated and constructed at the time of construction of this ammeter. Okay, and it runs from 10 to 100, no doubt. तो ये 10 से लेके 100 तक वो स्केल जाता है और इसमें जिस पॉइंट पे भी ये पॉइंटर जाके रुकता है तो उस पॉइंट का जो रीडिंग है वो हम नोट करते हैं और वो रीडिंग यहाँ पे मेजर करके लेते हैं और उतना करंट फ्लो हो रहा है ऐसा समझ लेते हैं। बट हाउ इज इट अचीव्ड, कभी सोचा है ये अचीव कैसे करते हैं? What is there in this portion of this ammeter and how it works actually, what principle it works is based on, उसका जो कौन से प्रिंसिपल पे वो इसके ऊपर वो काम करता है वो हमको आज के लेक्चर में समझना है। ठीक है, तो देखो इसे अगर यहाँ पे हम ये जो विंडो जो है, जो कवर्ड पार्ट है वो अगर खोल के देखा तो हमको उसमें से इस तरह से दिखाई देता है कि जिसमें एक सिलेंडर रखा हुआ होता है दो हॉर्सशू पोल पीसेस के बीच में। ये देखो, ये सपोज एक सिलेंडर है और ये थोड़ा सा इनलार्ज करके उसको हम देखेंगे क्योंकि ठीक है, ये सिलेंडर है सपोज और इसके साथ अटैच्ड है एक लॉन्ग पॉइंटर। देखो ये सपोज पॉइंटर है, ओके, ये पॉइंटर है और ये सिलेंडर जो होता है ना, इस सिलेंडर के ऊपर कुछ वायर्स वाइंड किए हुए होते हैं। Okay, this is a long pointer which is attached to this cylinder here. Okay, and suppose that yes, इस ये सिलेंडर के अक्रॉस मतलब इसके आसपास में एक मैग्नेट का पोल पीस होता है। मैग्नेट के पोल पीसेस यहाँ पे रखे हुए होते हैं, ये देखो इस तरह से। Okay, this is the magnet. This is suppose the north pole of that magnet, and this is suppose the south pole of the magnet. Due to which a strong magnetic field will be produced in the space in between here. तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ रहता है जो इसके लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे और साउथ पोल की तरफ जाएंगे इस तरह से। ओके, these are the lines of force you can see. Okay, and these are lines of force are entering into this south pole here in this way. Yes, okay, and also that this cylinder is wound
बाय वायर, उसके ऊपर एक वायर बाइंड किया हुआ रहता है इस तरह से। देखो उस वायर को हम चाहिए तो एक अलग कलर से हम उसको ड्रॉ करेंगे, ये देखो ऐसे। ओके, this wire is wound on this cylinder this way। ओके, अभी एंड इसके एंड टर्न्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टर्न्स जो है वो उसके ऊपर वाइंड किए हुए होते हैं। यस, बट अभी यहाँ पे ये जो है जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, ये पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, एंड डिफ्लेक्ट होके ऐसे बन जाता है। ठीक है, बट ये हमको अभी समझना है कि व्हाई दिस पॉइंटर एक्चुअली गेट्स डिफ्लेक्टेड। ओके, ये हमको समझना है। तो देखो इसको अगर हम सपोज सामने से देखेंगे, अब ये ऊपर से देखने से हमको ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये पॉइंटर जो है वो पॉइंटर यहाँ पे है एक्चुअली। ठीक है, और वो पॉइंटर जहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो पार्ट है, तो वो पार्ट एक्चुअली हमको, ये पूरा पार्ट जो है वो उसके अंदर फिट किया हुआ रहता है। ओके, तो इस ये अभी ये मैं इनलार्ज करके तुमको बड़ा दिखा रहा हूँ, इसलिए तुमको वो थोड़ा बड़ा करके दिख रहा है। बट इफ वी जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड इफ वी कंप्रेस इट एंड फिट इट हियर इन दिस पोर्शन हियर, तो ये इस पोर्शन के अंदर वो फिट करके रखा हुआ होता है। अभी इसको अगर हम सपोज इस तरफ से अगर देखेंगे, सामने से अगर देखेंगे, मतलब ऐसे फ्रंट व्यू अगर देखेंगे, तो फ्रंट से देखो हमको कैसे दिखाई देगा, तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा। ये देखो, अभी ये मैग्नेट के जो पोल पीसेस है, तो वो ये सपोज नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। ओके, और समझ लो कि दिस इज एक्चुअली द सिलेंडर। ओके, ये सिलेंडर है, और इसके ऊपर जो वायर वाइंड किए हुए हैं, तो वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं यहाँ पे। ओके, लाइक दिस। और ये वायर जो है वो पूरे इसके ऊपर वाइंड किए हुए होते हैं, ये देखो इस तरह से।
यस लाइक दिस ओके। एंड जो पॉइंटर है लॉन्ग पॉइंटर उसको भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, इट लाइक दिस, ऐसे वो कनेक्टेड होता है इसको, ठीक है। अभी देखो होता क्या है एग्जैक्टली कि अभी नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ये जो पूरा कॉइल जो है ये रेड कलर से जो दिख रहा है ना वो कॉइल है, ठीक है। और वो कॉइल नॉर्मली इस प्लेन में होता है, इस नॉर्थ साउथ प्लेन में होता है। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो डायग्राम है तो वो डायग्राम और ये ऊपर वाला जो डायग्राम है इन दोनों के बीच में तुमको समझ में आया कि ठीक से वो एक ही डायग्राम है करके, देखो ठीक से। इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको ऐसा दिख रहा है, दिस इज द टॉप व्यू, बट व्हेन वी सी इट फ्रॉम द फ्रंट वी कैन सी लाइक दिस। ये जो हमको दिख रहा है कि नहीं, ये हमको ये वाला जो है उसका फ्रंट व्यू है और ये वाला जो है उसका टॉप व्यू है, ओके। वो उसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी, ओके। तो अभी और इसमें क्या है ना कि ये वायर जो है इस वायर को ऊपर से एक सपोर्ट दिया रहता है ताकि वो नीचे गिरे नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है सपोज, और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है और ये स्प्रिंग के साथ ये वायर कनेक्टेड होता है जिसमें से ही करंट एंटर करता है। ये देखो ठीक से, current will enter into this spring first and then will circulate through this whole wire and just leave back outside the circuit। और ये जो दो पॉइंट्स है कि नहीं, इसको अगर हम बोल देंगे सपोज ए और इसको बोल देते हैं सपोज बी, तो एक्चुअली ये ए एंड बी यही दो पॉइंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे जो है ए एंड दिस इज बी एक्चुअली, जिनके अंदर ही ये बैटरी लगाया जाता है जिसके कारण ही करंट फ्लो होता है, ओके। तो जैसे ये करंट इसमें से इंटर करता है ए पॉइंट के ऊपर, तो वो इंटर करने के बाद इधर से दौड़ता है इस स्प्रिंग में से दौड़ता है, और स्प्रिंग में जाने के बाद ये कॉइल्स में से सर्कुलेट होता है, ये देखो इस तरह से गोल गोल वो घूमता है, और उसके बाद फिर ये बी पॉइंट में से निकल जाता है। और बी पॉइंट कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये देखो इधर, ये बी पॉइंट है जो कि बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए कंटिन्यूअसली ए से बी तक करंट फ्लो होता रहता है, और उस करंट की वजह से ही एक्चुअली ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। देखो क्यों, क्योंकि अभी ये सिचुएशन जो है तो वो सिचुएशन कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर अभी देखो हम यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखा रहे हैं, साउथ पोल दिखा रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं सपोज, तो हमको इस तरह से वो दिखाई देगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल्स will be directed from left to right like this, okay। So this is the magnetic field produced here, okay। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो वायर सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर जो वायर वाइंड किया हुआ है कि नहीं, तो वो वायर एक्चुअली रेक्टेंगुलर फ्रेम के तरह काम करता है। ये देखो ये वायर जो है वो भले सिलिंड्रिकल कोर के ऊपर वाइंड किया हुआ है, बट ठीक से अगर देखो तो उसका जो टॉप सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल सरफेस यहाँ पे ये है इस तरह से, और नीचे वाला जो बॉटम सरफेस है वो भी हॉरिजॉन्टल है, और पीछे वाला ये पार्ट इस तरह से। ये चारों को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना तो वो एक रेक्टेंगल बनता है, एंड दैट रेक्टेंगल विल एक्चुअली बी देयर प्लेस्ड इन दिस magnetic field, and that is also in the plane of that magnetic field। ये देखो इस तरह से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही वो रेक्टेंगुलर कॉइल आएगा, ठीक है। B is the magnetic induction and suppose L is the length of this coil and suppose B is the breadth of this coil, so and suppose that A is the area of the coil, okay, and N is the number of turns of the coil। So what happens here is, as we have seen last time, that this part whenever the current flows through this coil in this direction here like this, ये एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसमें से करंट चालू होगा तो इस करंट की वजह से क्या होगा, देखो ठीक से कि yes, because of this current the coil this part of the coil, length of this coil will just experience a force in the outward direction, as we have seen last time that the force will be acting on this coil in the outward direction, which will be denoted by F, okay, which is actually expressed as ILB if you remember, and this part of the coil will experience a force in the backward direction, which is actually given by ILB once again, it is also F, no doubt।
So because of that, these two forces are actually at a perpendicular distance of b from each other. Check. देखो यहाँ पे ये जो दोनों फोर्सेस है तो वो एक्चुअली b इतने डिस्टेंस पे है, ये b उनके बीच में का डिस्टेंस है, और इसलिए टॉर्क एक्सर्टेड ड्यू टू दिस टू फोर्सेस एट एन एंगल एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम ईच अदर will actually be equal to, torque is equal to force F into B, that is the perpendicular distance between them, and hence this torque actually becomes equal to force which is capital B into small b. Here this small l into small b becomes capital A, that is the area of coil, and hence we can get that this torque is equal to I into bracket में L into small b into capital B, which actually happens to be the area of that coil, and hence we get this torque is equal to I A B, and this formula for n turns, if you consider it for n turns, then it will be n times of I A B, correct है? So this is actually going to be the deflecting torque acting on this coil. Okay, इस coil के ऊपर जो deflecting torque है तो उसको हम torque D बोल देंगे, चलेगा? Torque D मतलब क्या है यहाँ पे? It is the deflecting torque acting on the coil which tries to turn this coil in this direction here. चलो ठीक है, अब ये जो deflecting torque है वो at the same time it is opposed by the torque exerted by this spring here. ये जो spring है वो spring भी उसके ऊपर एक opposite torque exert कर रहा है. जब ये torque exert होता है और उसकी वजह से ये सिलेंडर जो है वो जब ट्विस्ट हो जाता है तो ट्विस्ट होने की वजह से उसका जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा. देखो इस तरह से, इस टॉर्क के कारण वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा टर्न हो जाएगा. देखो इस तरह से जैसे वो टर्न होता है तो जितने एंगल से वो टर्न होता है तो उसके हिसाब से ये स्प्रिंग भी तो ट्विस्ट होगा कि नहीं इस तरह से. The spring will get twisted in this direction here. So as soon as this spring get twisted, what happens is this spring exerts an opposite torque so as to restore it back. तो spring का property क्या है? To restore the cylinder to the back to its original position. Okay, तो उसको वापस लेके आने के लिए spring एक anti-clockwise torque exert करता है उसके ऊपर, जो कि उसके angle of twisting के ऊपर depend करता है. You can call it as a restoring torque, and that restoring torque will actually be found expressed by the torque R. Okay, torque R का मतलब क्या है? Restoring. Okay, so restoring torque here will actually be equal to C into theta. Check, C मतलब क्या है यहाँ पे? Torque constant उसको हम बोल सकते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी oscillation के अंदर. Okay, angular oscillation के अंदर. तो ये जो torque equal to C into theta, ये फॉर्मूला हमको मिलता है. This is the formula for finding the restoring torque, which is acting on this coil or cylinder due to the spring here. Okay, spring. Okay, but this is the anti-clockwise one, and this one is going to be clockwise. तो दोनों जो है opposite होते हैं. एक करंट का जो टॉर्क है, करंट की वजह से जो टॉर्क उसके ऊपर काम कर रहा है वो इस पॉइंटर को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए, मतलब इसको इस डायरेक्शन में टर्न करने के लिए काम करता है, ऐसे टर्न करने के लिए काम करता है. बट जब वो इस तरह से टर्न होता है तो एंगल बढ़ता जाता है, और जैसे एंगल बढ़ता जाता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, मतलब ये स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क अप्लाई करता है, और ये दोनों टॉर्क्स जो है तो वो दोनों टॉर्क्स जब इक्वल हो जाते हैं तब जाके वो सिलेंडर वहां पे रुकता है, means it stops rotating further, and whenever this cylinder stops rotating further it comes to in equilibrium, and this pointer just stops at that point only, and that reading can be taken here. So ये pointer को रुकने के लिए condition क्या है? When the pointer can stop rotating, or when the cylinder can stop rotating, when this restoring torque is actually going to be the deflecting torque, right? तो ये जो deflecting torque है वो restoring torque के बराबर होना जरूरी है, तब जाके जो है ये दोनों टॉर्क्स इक्वल बनेंगे, और उसकी वजह से ये जो सिलेंडर है तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा. तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये दोनों टॉर्क्स इक्वल होना जरूरी है, जिसको अगर हम इक्वेट करते हैं इसको यूज करके तो हमको क्या मिलेगा? देखो, टॉर्क टी मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हैपेंस टू बी एन आई ए इंटू बी, करेक्ट है, which has to be equal to C into theta. Here I
कैन बी केप्ट हियर इन दिस साइड ओनली, एंड बाकी सब जो चीजें हैं तो उनको हम वो साइड में भेज देंगे, चलेगा। तो ये सी थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में, जबकि एन बी एंड ए विल बी टेकन इंटर द डिनोमिनेटर हियर। एंड इफ वी राइट दिस फॉर्मूला स्लाइटली, इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा अरेंज करो, रीअरेंज करो, तो हमको पता चलता है I कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू, so this I can be written to be equal to C upon NBA in one bracket, and that is multiplied with theta, so that we can say that I matlab current is directly proportional to angle of deflection, which is called as the principle of this moving coil galvanometer. Remember, I is proportional to theta. This is the principle of moving coil galvanometer, and that is we have to prove in this derivation here. So how we have proved it? So see here, one torque is acting on this coil or on this cylinder, which tries to turn it in the anticlockwise direction, which is nothing but the torque produced due to the current in the coil. As soon as the current starts flowing, this torque will act working here, and this torque is opposed by the torque produced by the spring, which is acting in the opposite direction, that means clockwise direction. And when both of these torques become equal exactly to each other, in that case only the pointer stops rotating and settles down and comes into equilibrium. The cylinder comes into equilibrium, and when this cylinder comes into equilibrium, the torque D, the deflecting torque, has to be equal to the restoring torque, and hence we can say that this NIAB jo hai, that is equal to this C into theta, so that we can say I is equal to C into theta upon NIAB, sorry, NBA actually. And if we just take this C upon NBA as a constant, then as theta increases, current also increases, or as current goes on increasing, theta also goes on increasing. So we can say that this theta is actually proportional to the current, or current flowing through this galvanometer is directly proportional to the theta, that is angle of deflection of the pointer, that is to be proved here. This is called as the principle of galvanometer, and that's why we can use it to measure the current. तो देखो, इसको हम करंट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट और थीटा ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब करंट जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इफ वी जस्ट कैलिब्रेट दिस स्केल, ये जो स्केल है तो वो स्केल अगर हम कैलिब्रेट करेंगे प्रॉपरली, जब 10 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो वहां पे हम 10 लिख देंगे, जब 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस वहां पे हम, तो जिस पॉइंट पे ये पॉइंटर शो करता है वहां पे हम 20 लिख देंगे, एंड इस पूरे इंटरवल को 10 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाएंगे, तो ये पूरा स्केल जो है वो कैलिब्रेट हो जाएगा। Once this scale is calibrated, we can use this ammeter or this device as an ammeter for reading, taking the reading of current, तो measurement of current। तो current measure करने के लिए इसको हम use कर सकते हैं आराम से, and this is the use of ammeter, and this is the principle of moving coil galvanometer. Okay, so remember correctly, and here one thing is to be noted here that यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आएगा टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालने के लिए, वो हमेशा NIAB आएगा, बिल्कुल कभी भी NIAB साइन थीटा नहीं आएगा। नहीं तो हमने कल देखा था नहीं, NIAB साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने देखा था ना कल। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालने के लिए NIAB साइन थीटा ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं आएगा? Why this theta will not appear in this formula? Anybody can explain? See here, the reason behind it is that this radial magnetic field here. See, अगर ये पॉइंटर अगर टर्न करता है, मान लो ये जो पॉइंटर है इस तरह से टर्न हो गया, तो टर्न होने के बाद भी, चलो पॉइंटर को थोड़ी देर के लिए हटा ही दो, ओके, इस पॉइंटर को थोड़े समय के लिए हम बाजू में रखेंगे। यस,
just focus on this diagram carefully. ओके, ये डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करो ठीक से. तो व्हाट हैपेंस इज, okay, see here, when this whole thing will get turned, ओके. तो बेसिकली कहने की बात ये है कि जब भी ये टर्न भी अगर हो जाएगा, तभी भी क्या होगा, देखो ठीक से, कि अभी इस केस में क्या देख रहे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को ये कॉइल पैरेलल है, बराबर. जब ये कॉइल टर्न हो जाएगा, तो अगर हॉरिजॉन्टल हो गया, तभी भी क्या होगा, तो तभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड को वो पैरेलल रहेगा. देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहेगा. अगर वो ऐसा हो गया, सपोज, ये ऐसे सपोज, तो तभी भी वो इस मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहेगा एक्चुअली. सो इन एवरी पोजीशन ऑफ द कॉइल, द लूप ऑफ द कॉइल, मतलब ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल इज एक्चुअली गोइंग टू बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड in every position, and that's why angle theta is not necessary here. So in every position of the coil, the plane of the coil is going to be parallel to the magnetic induction. देखो, इस पोजीशन में इस तरह से ये मैग्नेटिक इंडक्शन को वो पैरेलल है, बराबर. दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको ये पैरेलल है. अगर वो थोड़ा टर्न हो भी जाता है, तो भी ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण किसी न किसी डायरेक्शन को वो पैरेलल होगा ही जरूर, हर पोजीशन में. इसलिए ये फायदा है. तो ये फायदा होने की वजह से हम यूज करते हैं इसको इस तरह से, कि जिसमें द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल at every position of the coil, and that's why this angle theta is not appearing in this formula here. तो इस फॉर्मूला के अंदर किधर भी एंगल थीटा नहीं आ रहा है. ओके, तो ये बात याद रखो ठीक से. एंड हियर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वी हैव टू डिस्कस इज, देखो, किसी भी गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी होता है, तो वो कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए देखो ठीक से, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, how we can measure. So see, we have already proved that I is equal to C upon NBA into theta, correct है. So sensitivity of a galvanometer is actually defined as d theta by di. Why? Because if suppose d theta is the small change in the angle, okay, angle, and suppose di is the small increment in the current, okay, so the rate of change of, or the small change in current upon small change in the angle, sorry, a small change in the angle upon small change in the current is called as the sensitivity of this galvanometer. Why? Because if suppose see, कोई भी galvanometer ज्यादा sensitive है, ऐसा हम कब कहते हैं, अगर मान लो करंट जो है वो मान लो कि 1 एम्पियर से 1.1 एम्पियर तक चेंज हो गया, लेकिन उसका जो ये है विंडो होता है, तो यहाँ पे सपोज करंट जो है 1 से 1.1 एम्पियर तक चेंज हो गया, लेकिन उसका जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर अगर सपोज यहाँ से अगर यहाँ तक मूव हो गया, तो ये एंगल तो बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं. तो इसलिए इसको बोलते हैं डी थीटा, वेयर द डिफरेंस इन द एंगल, मतलब डी थीटा हियर.
एंड करंट के अंदर जो चेंज हो गया उसको हम बोलेंगे डी आई. So for a small change in the current, we expect a large change in this angle, so that the sensitivity is more. Otherwise, अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि उल्टा अगर करते हैं, सपोज उल्टा एज्यूम करो कि मान लो एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें करंट जो है तो 1 से सपोज 10 एम्पियर से लेके चेंज हो गया 15 एम्पियर तक. ओके, अभी 10 एम्पियर से 15 एम्पियर मतलब 5 एम्पियर का चेंज हो गया कि नहीं, नो डाउट. बट अगर हमने इसका जो गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो पॉइंटर है उस पॉइंटर के ऊपर अगर केयरफुली देखा तो वो पॉइंटर मान लो कि यहाँ पे अभी हमको दिख रहा है ऐसे यहाँ पे, और जैसे ही वो 15 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो तभी हमको वो पॉइंटर दिख रहा है सपोज ये ऐसे. अभी सोचो इसमें क्या हो रहा है ना कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि वो हिला भी नहीं, क्या हिला भी क्या नहीं. इतना छोटा एंगल से वो अगर डिफ्लेक्ट होगा तो उसका सेंसिटिविटी क्या कहेंगे, कम कहेंगे. क्यों? क्योंकि हम इधर करंट के अंदर इतना बड़ा चेंज कर रहे हैं लेकिन एंगल में कुछ ज्यादा चेंज हो ही नहीं रहा है, वो तो हमको ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है. तो इसलिए उस केस में ये जो गैल्वेनोमीटर है इट इज सपोज टू बी लेस सेंसिटिव इन दिस केस, रिमेंबर. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी. समझा ठीक से? सो for a small change in current, we expect a large change in the deflection. So the ratio of the change in deflection to the change in current is actually called as the sensitivity. Remember. So how we can find out the expression for this sensitivity? Just differentiate this with respect to theta. Okay. इसको अगर हम थीटा के with respect to differentiate करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? देखो नेक्स्ट स्टेप में di by d theta, which is actually going to be c upon n b a into theta का डेरिवेटिव क्या बन रहा है यहाँ पे वो, तो it is 1. That's it. So if d theta di by d theta is obtained here, then we can just get the d theta by di easily. तो यहाँ पे d theta by di जो कि उसका रेसिप्रोकल ही तो है, तो वो हमको इसका उल्टा करके हमको मिल जाएगा. तो देखो n b a upon c. ओके, तो एन बी अपॉन सी, दिस इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी. ये देखो यहाँ पे डी थीटा बाई डी आई जो है इसको ही तो हम सेंसिटिविटी बोलते हैं कि नहीं. ये देखो इधर यहाँ पे, तो इसलिए फिर यहाँ पे एस विल एक्चुअली बी इक्वल टू एस विल बी एक्चुअली इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर सेंसिटिविटी ऑफ एनी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. So in order to increase the sensitivity, what we have to do? We have to increase the number of turns. सबसे पहली बात. दूसरी बात, magnetic induction has to be made strong. And तीसरी बात, area has to be increased. And at the same time, C has to be decreased. Correct है? C को हमको decrease करना होगा. C मतलब क्या है यहाँ पे? It's the twist constant of the spring. अब देखो स्प्रिंग का ट्विस्ट कांस्टेंट कैसे डिक्रीज करेंगे? होता क्या है ना, स्प्रिंग का ट्विस्ट कांस्टेंट मतलब ही क्या, अगर एक स्प्रिंग जो होता है तो वो सपोज हमारे पास ऐसा है, इट इज वेरी फ्रेजाइल एंड वेरी दूसरा स्प्रिंग सपोज ऐसा है हमारे पास, तीसरा एक स्प्रिंग जो है वो ऐसा है. ठीक है, और अलग अलग टाइप के स्प्रिंग्स है हमारे पास. ओके, तो अभी इसमें से देख सकते हो आराम से कि कौन से स्प्रिंग का जो ये है स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा. देख सकते हो ठीक से, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सबसे कम है. ओके, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका और ज्यादा, और इस वाले का और ज्यादा. जितना स्प्रिंग थिक होता है तो उतना स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको हम टॉर्क कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो it is going to be more actually, and that's why we can see in order to decrease this spring constant, what we have to do is we will have to use this spring instead of this one. Okay, or even instead of this will be better, or instead of this also this will be the best. Okay, तो ये स्प्रिंग जो है वो अगर हम यूज करेंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे कम रहेगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, उसका सेंसिटिविटी बढ़ेगा.
सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमको स्प्रिंग कांस्टेंट कम करना पड़ता है, मतलब बहुत नाजुक स्प्रिंग हमको यूज करना पड़ेगा, करेक्ट है। नाजुक स्प्रिंग, याद रखो ठीक से, जितना स्प्रिंग नाजुक होगा उतना उसका फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, ठीक है, टॉर्क कांस्टेंट कम होगा। इट इज कॉल्ड एज द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये सी जो होता है ना, इस सी को क्या बोलते हैं, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, एंड दैट विल बी वेरी स्मॉल फॉर अ स्प्रिंग विच इज very fragile like this. But the problem here is that if we go on reducing or decreasing this C beyond a limit, what happens is this instrument, that spring cannot support that instrument, क्योंकि हम देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण ये तीनों बढ़ने की वजह से वेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। ये पूरा जो कॉइल और ये जो उसका आयरन कोर होता है, ये पूरा जो आयरन का कोर बना हुआ है, उसका जो वेट है वो वेट यहाँ पे बढ़ता जाएगा अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तब। और उस हाई वेट को, हेवी वेट को सपोर्ट करने के लिए ये स्प्रिंग भी तो उतना तगड़ा चाहिए कि नहीं। तो ये स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या टॉर्क कांस्टेंट है वो भी उतना पावरफुल चाहिए। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि इफ n is increased, b is increased and a is increased, then c increases automatically, and that's why we cannot increase this ratio beyond a certain limit, and that's why we can say that the sensitivity of a galvanometer cannot be increased beyond a limit, and that is basically the limitation on the increasing the sensitivity. But what is the formula for sensitivity? This is the formula for sensitivity of a galvanometer, remember. Okay, so this is all about the moving coil galvanometer, and it is the application of the coil, current carrying coil, which is kept in a magnetic field, which experiences a torque due to it. Yes, okay, so that's all from for this part of the chapter, and we'll just stop here and continue the same in the next lecture. Okay, so bye bye and thank you.